नमस्कार। त्रिस्तरीय जिला पंचायत जो इलेक्शन जो उत्तराखंड में हो रहे हैं, उसी डोर टू डोर कन्वेंसिंग के दौरान हम प्रत्याशियों के पास पहुंच रहे हैं। उसी दौरान हमारे साथ में उत्तराखंड के बीजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आपका परिचय? दिनेश खुलबे, भारतीय जनता पार्टी के जिले का अभी वर्तमान में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। पूर्व में प्रदेश सह मीडिया प्रभारी के रूप में मैंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया है और 2 बार भारतीय जनता पार्टी मंडल, जो कि अब तो उसके 2 पार्ट हो गए हैं मंडल के, उसका मंडल अध्यक्ष के रूप में मैंने अपना काम किया है। अन्य पदों पर भी मैं भारतीय जनता पार्टी के रहा हूँ और पूर्व में लोकसभा अपनी अल्मोड़ा लोकसभा है, जिसमें संगठन की दृष्टि से 5 जिले आते हैं। हम रानीखेत को भी जिला मानते हैं, वैसे 4 जिले हुए, जैसे अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, चंपावत और पिथौरागढ़ है। उस लोकसभा में मैंने 6 महीने प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में तथा हिमाचल प्रदेश में प्रभारी के रूप में मैंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में कार्य किया। सर, इतना लंबा कार्यकाल, राजनीतिक कार्यकाल और आपका इतना लंबा दौर है, बीजेपी में क्या अंतर आपको आज से 20 साल पहले और अभी जो इस वक्त जो धारा बह रही है, उसमें क्या फर्क आपको अपने निजी जीवन में या आपको समाज के बीच में जो दिखाई दे रहा है? एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई और भारतीय जनसंघ की उत्पत्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाद हुई। कुछ विचारों में भिन्नता हुई, तब जनसंघ की स्थापना हुई। एक समय था कार्यकर्ता उन विचारों के साथ जुड़ा हुआ था। फिर जब हमने देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे प्रतिबंध लगा दिया गया, जब प्रतिबंध लग गया तब संघ ने सोचा कि एक राजनीतिक दल हमारा होना चाहिए हमारी विचारधारा के लिए। तो इस बात को लेकर तब ये इस दल की उत्पत्ति हुई और आज हम उस विचारधारा को, जिसमें हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि चाहे वो जनसंघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इस दल की उत्पत्ति भी भारत में हुई। दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करते हैं तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने उसकी उत्पत्ति करी, अंग्रेज उसका अध्यक्ष होता था। तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसकी उत्पत्ति भी यहीं हुई है, जहां जिसका विचार भी यहीं का विचार है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये। सर, हम अभी ग्राम जगह जगह जाकर प्रत्याशियों से उनके विवेचना कर रहे हैं, ग्राम के लोगों से मिल रहे हैं। तो कई जगह ये सुनने में आता है कि भाई केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं आ रही हैं वो ग्राउंडेड होने में थोड़ी सी समस्या आ रही हैं। तो कुछ बागी प्रत्याशी भी मिले हमें, तो उनका कहना है कि हम कुछ आगे बढ़ के मांगेंगे उनसे ही, जिनसे मांगना है अपनी ही पार्टी से मांगेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस वक्त थोड़े से देखिए, व्यक्तित्व में भी 2 होते हैं। अगर मैं चोर हूँ और आप अगर सिपाही हैं तो मैं आपको बुरा लग रहा हूँ, आप मुझे बुरे लग रहे हैं। मीठा खाने वाले को खट्टा बुरा लग रहा है, खट्टा खाने वाले को मीठा बुरा लग रहा है। मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जो बागी शब्द आपने पहले लगाया, पहले तो बागी शब्द ही अपने आप में है। बागी क्यों? बागी आप उस विचार के साथ जुड़े हुए हैं और उस विचार के विपरीत आप जा रहे हैं, तो आपकी महत्वाकांक्षा नहीं है, आपकी अति महत्वाकांक्षी है। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक भोगी और एक त्यागी। त्यागी व्यक्ति वो जिसके अंदर महत्वाकांक्षा ही ना हो, जो त्याग करता हो, और भोगी व्यक्ति वो सोचता है दूसरे की चीज भी मेरे को मिल जाए। तो ये बागी प्रवृत्ति के लोग, भोगी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये तो क्या ना कहते, मतलब तो कुछ भी कह सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि इस वक्त जिला पंचायत जो इलेक्शन जो चल रहे हैं, इसमें बीडीसी और क्या कहते हैं पंचायत सदस्य जो हैं, ये आपके बीजेपी से खूब जीत के आने वाले हैं? देखिए, वैसे तो राजनीतिक लोगों की एक आदत होती है, वो हार भी रहे हो तो भी वो कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, सब जीत रहे हैं कहते हैं वो, और लास्ट में परिणाम कुछ आता है तो कुछ और स्टेटमेंट दे दिया जाता है। आप चुनाव में देखिए, एग्जिट पोल के टाइम पे डिबेट होती है, उसमें देखिए आदमी, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, आप पत्रकार हैं, इस बात को समझते हैं। लेकिन मैं चूंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं अधिकाधिक सत्य बोलूं, इसीलिए मैं इस बात को भी कह रहा हूं, राजनीतिक व्यक्ति होने के बावजूद भी, चूंकि सत्ता हमारी है। और एक बात ये थी कि धरातल पे काम की, जैसे बागी ने बात करी थी। देखिए, 13-14 करोड़ हमारे शौचालय बन गए। सौभाग्य योजना चली थी एक सरकार की, पहले एक खंभा बिजली का लगाने के लिए विधायक और सांसद के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने सौभाग्य योजना प्रारंभ करी, ये बात को मैं राजनीति की दृष्टि से मत लीजिए, बहुत गंभीरता से भी लीजिएगा इसको, कि एक व्यक्ति का दूर मकान था, 10 खंबे लग रहे हैं। अगर उस आदमी ने एक आवेदन दिया कि मेरे यहाँ बिजली लगनी चाहिए, तो 10 खंबे बिना पैसे के उसके घर पे लगे। ऐसी 3 करोड़ 30 लाख लोगों के घरों में बिजली लग गई। इस तरीके की योजना ये आई। जल जीवन मिशन की आप बात देख रहे हैं, काफी हद तक जल जीवन मिशन में हमने प्रोग्रेस कर ली है। आप पहाड़ों में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखें, अटल आवास योजना के रूप में कितने मकान बनते हुए दिख रहे हैं। आयुष्मान कार्ड की आप योजना देखिए, किस तरीके से मतलब यह सब चीजें हो रही हैं। तो मतलब धरातल पे बहुत चीजें आई। और मैं तो आज कहीं बोर्ड में पढ़ रहा था, रोड में लिखा था 44 लाख करोड़ रुपया, जब पूरे देश का सारा पैसा कैश इकट्ठा कर लिया गया, जिसमें 2000 के नोट, 1000 के नोट थे, जब मोदी जी ने बंद करे थे, तो वो लगभग 14 लाख करोड़ रुपया पूरी करेंसी हुई थी इस देश की। कागज की जो करेंसी थी 14 लाख करोड़, और उसके सापेक्ष आप देखें 44 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से इन देशवासियों के खाते में चले गया है। यानी कि भ्रष्टाचार को भी खत्म करने की कोशिश हो रही है। डिजिटल पेमेंट में आप देखिए, आज भारत
पूरे विश्व का जितना डिजिटल पेमेंट होता है उसका आधे से ज्यादा भारत कर रहा है, यानी कि नंबर 1 में हम ला रहे हैं। 12 लाख रुपए अगर हम इनकम टैक्स की लिमिट को बढ़ा रहे हैं, यानी कि नंबर 1 में अब हमारे देश में काम हो रहे हैं। स्थितियां हमारी सुधर रही हैं, जातिवाद को हम लोग खत्म कर रहे हैं, तो एक देश एक अलग दिशा में बढ़ रहा है। शायद यही कारण रहा होगा कि जो कभी पता नहीं कौन सी अर्थव्यवस्था होता था, ब्रिटेन जैसे देश को जिनने 200 साल तक हमारे देश पर राज किया, उसको पछाड़ के हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 2 सालों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे इस देश में। बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हुए अभी हम यात्रा को जारी रखेंगे। इस चुनाव से आगे दूसरे गांव में जाएंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, जमीन की स्तर पर क्या कार्य हो रहा है और ऊपर के लेवल से जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, जो राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही हैं, उस पर कितना अमल हो रहा है। इस यात्रा में आगे बढ़ना देखते रहेंगे।